हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 5 जनवरी के करंट अफेयर। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कौन से राज्य में 4800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करा? यानी टोटल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होंगे 22 और इनमें खर्चा आएगा 4800 करोड़ रुपए। तो ये खर्चा मणिपुर में किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के गवर्नर हैं ला गनेसान। वैसे आपको बता दूं, मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बन रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, 141 मीटर, और ये इजाई नदी पे बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा या टॉलेस्ट या हाईएस्ट आप पियर ब्रिज इसे बोल सकते हैं। मणिपुर में नाट संकीर्तन नाम का महोत्सव भी अभी अभी मनाया गया। और एक अंडमान में पहाड़ है जिसको बोलते हैं माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट का नाम अब बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। मणिपुर में एक जगह है तामेंगलोंग। तामेंगलोंग में अभी अभी रानी गैडिनलियू स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बना है, यानी कि फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना है। ट्राइबल ये फ्रीडम फाइटर थी तामेंगलोंग, और तामेंगलोंग का जो संतरा है उसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा आपको बता दूं, मणिपुर में एक काला चावल होता है यानी ब्लैक राइस, काकचिंग का, इसे भी जीआई टैग मिला है। मणिपुर में एक मिर्च होती है जिसे बोलते हैं सिरारा खोंग चिली, इसे भी जीआई टैग मिला है, सिरारा खोंग चिली, राइट। और मणिपुर में कच्चई लेमन एक होता है, नींबू का अचार, इसे भी जीआई टैग मिला है, कच्चई लेमन को, यह भी ध्यान रखिए। और मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो ये 22 विकास परियोजनाएं आपको याद नहीं रखनी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पे लिख दी हैं, तो आपको बता देता हूं। इम्फाल राजधानी है मणिपुर की, इसको सिलचर असम में है। तो इम्फाल से सिलचर तक नेशनल हाईवे 37 पर एक ब्रिज बना है स्टील का, यह बराक नदी पे बना है, इसमें खर्चा 75 करोड़, ये आप याद रख सकते हैं। इम्फाल को पीने के पानी को मुहैया कराने के लिए थोबल जल संचरण प्रणाली यानी थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है, राइट। थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसमें 280 करोड़ खर्च होगा, इसे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी इम्फाल में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। कियामगी नाम की जगह है, कियामगी में 200 बिस्तर वाला कोविड अस्पताल स्पेशल जो है वो बन रहा है कियामगी नाम की जगह पे। फिर जल आपूर्ति योजना तमेंगलोंग में, सेनापति जिला मुख्यालय जल आपूर्ति योजना का विस्तार, मोबाइल टावर बन रहे हैं 2000 से ज्यादा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत 72 परियोजनाएं, और इम्फाल में नोंगपोक काकचिंग में मेगा हैंडलूम क्लस्टर, और मोइरांग में क्राफ्ट एंड हैंडलूम विलेज, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो बस ये 3 याद रख लो, काफी है। मैं एक बार वो लास्ट वाला पॉइंट यहां पे दोबारा लिख देता हूं, आपके लिए आसान रहेगा। तो एक तो बन रहा है मेगा हैंडलूम क्लस्टर, ये आपके पीडीएफ में भी अवेलेबल होगा, जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसमें सारी चीजें अवेलेबल होंगी। मेगा हैंडलूम क्लस्टर कहां बन रहा है? नोंगपोक काकचिंग। याद है पिछले साल बेस्ट पुलिस स्टेशन था नोंगपोक सेकमई, पिछले साल, इस साल नहीं, साल तो दिल्ली का सदर बाजार है। तो नोंगपोक काकचिंग, वहां पे मेगा हैंडलूम क्लस्टर बन रहा है, राइट। हैंडलूम मतलब होता है जब हाथ से कपड़े बनते हैं उसे हैंडलूम बोलते हैं, और जब बिजली से बनते हैं मशीनों से उसे पावरलूम बोलते हैं। और मणिपुर में मोइरांग एक जगह है जहां पे क्राफ्ट एंड हैंडलूम विलेज बन रहा है, क्राफ्ट एंड हैंडलूम विलेज बन रहा है मोइरांग में। तो टोटल खर्चा मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं 4800 करोड़। किस देश ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो याद रखिए, यूरोपियन यूनियन जो होता है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल बोलते हैं इसे, या काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो 27 मेंबर हैं इसमें यूरोपियन यूनियन काउंसिल में, और 27 में से हर मेंबर 6 महीने के लिए बनता है प्रेसिडेंट। तो अभी 1 जनवरी से 30 जून तक 2022 तक बनेगा फ्रांस। तो आंसर है फ्रांस। और फ्रांस के बाद कौन बनेगा इस साल? तो 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 यानी साल के अंत तक बनेगा चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य। लेकिन अभी बनेगा 6 महीनों के लिए, जनवरी से जून तक फ्रांस। और फ्रांस ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च करी अभी अभी, जिसका नाम है सायराक्यूज। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा स्थापित, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तेल और गैस वाला मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उनके द्वारा स्थापित ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति, इसको मैं इंग्लिश में बताता हूं, इंग्लिश में ही याद रखिए, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, ये इंग्लिश में ही याद रखनी है आपको, हिंदी में नहीं।
मतलब कहने का मतलब एनर्जी ट्रांजिशन होता है जब हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यूज नहीं करेंगे क्योंकि उनसे प्रदूषण होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, कोयला। हम अब नए स्रोत की तरफ जाएंगे, न्यू सोर्सेज की तरफ जाएंगे। हमें नए सोर्स चाहिए एनर्जी के, तो उसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, यानी एनर्जी तब्दीली, ऊर्जा तब्दीली। तो इसके लिए सलाहकार समिति बनी है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं तरुण कपूर, जो इसी मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। पुराने पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं भारत के तरुण कपूर, ये इस कमेटी के हेड होंगे। और हमें भारत को नेट जीरो करना है, कब तक? 2070 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने पंच अमृत कहा था COP 26 ग्लासगो में, तो उसमें नेट जीरो की बात करी थी। 2070 तक भारत नेट जीरो हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। यहां पे कुछ और चीजें बता देता हूं। हम चाहते हैं पेट्रोल 20% मिलाना, 20% इसमें इथेनॉल मिलाना, यानी 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना चाहते हैं 2025-26 तक। ठीक है, हम ये करना चाहते हैं। अब इसमें जो इथेनॉल मिलेगा उसमें GST 18% से कम करके हमने इसीलिए सिर्फ 5% कर दिया है। फिर एक बायोजेट फ्यूल बनाया है, बायोजेट फ्यूल बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने, यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में है, बायोजेट फ्यूल। फिर 3 भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इन तीनों ने मिलकर अभी अभी एक स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है मॉडल रिटेल आउटलेट स्कीम। इसका मतलब यह है, आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो एक आदर्श पेट्रोल पंप होना चाहिए, यानी मॉडल रिटेल आउटलेट। और अगर ऐसा वो बनता है तो उसे अवार्ड मिलेंगे। एक अवार्ड होगा राज्य सर्वप्रथम, राज्य सर्वप्रथम पुरस्कार उसे ये 3 कंपनियां मिलकर देंगी। और उसे हमारा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है वो भी पुरस्कार देगा। उन पुरस्कार के नाम हैं, एक का नाम है श्रेष्ठ और एक का नाम है उत्तम। तो श्रेष्ठ और उत्तम पुरस्कार जो हैं मॉडल रिटेल आउटलेट को या बेस्ट आदर्श पेट्रोल पंप को दिए जाएंगे मंत्रालय के द्वारा, और राज्य सर्वप्रथम दिए जाएंगे हमारी जो 3 कंपनियां थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के द्वारा। क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कोई स्टोर हैं भारत में? वो तो हैं, पेट्रोल पंप तो हैं, क्या कोई स्टोर भी हैं, ब्रांडेड स्टोर? हाँ, इनको बोलते हैं हैप्पी शॉप। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो शोरूम है इन्हें हैप्पी शॉप कहा जाता है। इनमें पेट्रोल नहीं, दूसरे चीजें मिलती हैं, ठीक है, दूसरे उत्पाद मिलते हैं। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, भारतीय तेल निगम, 1 हॉर्न राइनो यानी एक सींग का गैंडा इनका मैस्कॉट है, ब्रांड लोगो है जो है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1 सितंबर को बना था। 1 सितंबर को LIC का फाउंडेशन डे भी होता है। पैसा बाजार कंपनी ने असुरक्षित ऋणों के लिए प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ करार करा है? आप पैसाबाजार.com पे जाएंगे, आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा, यानी आपको लोन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, पहले से अप्रूव्ड किया हुआ लोन मिल जाएगा। आपकी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा बैंकिंग हिस्ट्री के ऊपर, सिविल स्कोर वगैरह के ऊपर, तो मिल जाएगा एक्सिस बैंक का लोन। तो आंसर है एक्सिस बैंक, ऑप्शन ए। और एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है अमिताभ चौधरी। मोहम्मद हुसैन रोबल, इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो याद रखिए, मोहम्मद हुसैन रोबल ये सोमालिया के प्रधानमंत्री थे, और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ये अगर सोमालिया है तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, क्योंकि इस तरफ है लाल सागर यानी रेड सी, और इस तरफ है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। तो बीच में ये जो रास्ता पड़ता है, पानी का संकरा रास्ता, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बैब अल मंडैब स्ट्रेट, बैब BABELL मंडैब स्ट्रेट। आप कभी मैप देखना, सोमालिया कहां पे है, तो रेड सी, लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन, इन दोनों को जोड़ता है पानी का रास्ता, जिसे बैब अल मंडैब स्ट्रेट बोलते हैं। तो सोमालिया जो है वो वहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से किस भुगतान बैंक को मंजूरी मिली, यानी पेमेंट बैंक? कौन सा पेमेंट बैंक है जिससे अब आप, जिसकी मदद से पैसा घर भेज सकते हैं, यानी रेमिटेंस कर सकते हैं? भारत को $87 बिलियन का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है हर साल। तो ये बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक जो है अब ये मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के का हिस्सा बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक का, और उन्हें यह अप्रूवल मिल गया है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय पैसों का हस्तांतरण भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भेजेंगे तो आपको LEI चाहिए, जो 20 डिजिट का नंबर होता है। इसे बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। और फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीयूष, क्या नाम है इनका? पंकज त्रिपाठी। पीयूष नहीं, पंकज त्रिपाठी, काफी मशहूर है पंकज त्रिपाठी। अभी 83 फिल्म आई थी, उसमें भारतीय टीम के जो मैनेजर थे शर्मा जी, उनकी भी भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो पंकज त्रिपाठी कौन है? पंकज त्रिपाठी जो है ये फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और फिनो पेमेंट बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक बन गया है।
ये अनुसूचित बैंक बन गया है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेकंड शेड्यूल ऑफ 1934 एक्ट के तहत शेड्यूल्ड बैंक डिक्लेयर करा है। और फिनो पेमेंट बैंक जो है, इसने दो तरह के बचत खाते शुरू करे हैं। एक का नाम रखा है भविष्य और एक का नाम रखा है जन बचत खाता। जन बचत खाता। बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, ये कंपनी का विलय अब किसके साथ हो गया है? बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड एक कंपनी है दवाइयों की, इसका विलय हो गया है कंपनी के साथ जिसे सीटीपीएल बोलते हैं। सीटीपीएल की फुल फॉर्म है कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें सीटीपीएल ऑप्शन में नहीं है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर लो मार्क, क्योंकि सीटीपीएल जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, लेकिन सही आंसर होना चाहिए सीटीपीएल। तो मैं आपके पीडीएफ में चेंज करवा दूंगा इसे। तो याद रखिए, बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड का विलय सीटीपीएल के साथ हुआ है। वो बात अलग है कि सीटीपीएल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक है। तो इसका आंसर होना चाहिए कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। राइट, ये ध्यान रखना है आपको। बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड जो है, इसका विलय सीटीपीएल के साथ हो गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अदार पूनावाला। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? यानी ओएनजीसी की चेयरमैन कौन बनी है? और महिला बनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ है ओएनजीसी कंपनी की चेयरमैन एक महिला बनी है। इनका नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक अभी एनएचएआई की चेयरमैन है, वो भी तो महिला है, अलका उपाध्याय नाम है उनका। तो दो अलकाएं हैं हमारे पास, अलका मित्तल और अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय एनएचएआई की चेयरमैन है और अलका मित्तल ओएनजीसी की चेयरमैन बनी है। बाकी महिलाओं की बात करूं तो ये चार महिलाएं आपके लिए एक तरह का ये बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा रोमांचक जो है क्विज है ये चार महिलाएं, गूगल ने इन्हें सम्मानित करा 2021 में डूडल बनाकर। ठीक है, चारों को, चार भारतीय महिलाओं को गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित करा। क्या आप इन चारों को पहचान सकते हैं? मैं बताता हूं। सबसे आसान है पहचानना इन्हें। ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और मैंने इन्हें कैसे पहचाना, ये देखिए, झांसी की रानी बनी है। आपने वो सुना है बुंदेलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो जो कविता आपने पढ़ी है एनसीईआरटी में, मेरी तरह अगर पढ़ी है तो वो झांसी की रानी कविता है, वो लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इनकी 117वीं जयंती मनाई गई गूगल के द्वारा। गूगल डूडल, ये स्वतंत्रता सेनानी थी, बहुत बड़ी लेखिका भी थी। ठीक है, तो ये हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनके ऊपर आते हैं, ये कौन है? ये है डॉक्टर कमल राणा देव। बहुत बड़ी कैंसर स्पेशलिस्ट रिसर्चर थी, साइंटिस्ट थी। डॉक्टर कमल राणा देव ने भारत की पहली टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी तैयार करी थी। पूरे भारत में पहली टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनाई थी डॉक्टर कमल राणा देव ने। ठीक है, तो गूगल ने इन्हें जो है इनके 104वें जन्मदिन पर सम्मानित करा। अब बच गई दो। ये थोड़ी कठिन है क्योंकि काफी पुरानी महिला हैं एक तरह से, क्योंकि 160वीं जयंती थी इनकी। इनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली डॉक्टर कही जाती हैं। ये पूरे भारत में पहली महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की ट्रेनिंग ली थी। शी ट्रेंड एज अ फिजिशियन, यानी फिजिशियन थी, ये डॉक्टर थी। तो इनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है वो भी यहाँ पे है। और उसके बाद ये हैं, ये देखो प्लेन उड़ा रही हैं, तो इनका नाम है सरला ठुकराल। सरला ठुकराल ये भारत की पहली पायलट थी। ये पहली महिला थी पूरे भारत देश की जिन्होंने विमान उड़ाया था, सरला ठुकराल। तो सरला ठुकराल को इनके 107वें जन्मदिन पर सम्मानित करा गूगल ने। समझ में आया? तो ये चार महिलाएं मत भूलना, कोई भी आ जाएगी एग्जाम में। चार महिलाएं हैं जिनको गूगल ने सम्मानित करा, डॉक्टर कमल राणा देव, सुभद्रा कुमारी चौहान, कादम्बिनी गांगुली और सरला ठुकराल। बाकी महिलाएं तो और भी बहुत हैं इस साल जो गजब का काम किया है। दो चार बता देता हूं चलो आपको। जैसे अब मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू, पंजाब की हैं, 21 साल की हैं सिर्फ मिस यूनिवर्स। तीसरी मिस यूनिवर्स है भारत की सुष्मिता सेन और लाल दत्ता के बाद। फिर नीना गुप्ता, बहुत जबरदस्त। नीना गुप्ता गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, इन्हें रामानुजम पुरस्कार मिला है अभी। सिर्फ तीसरी महिला हैं जिन्हें रामानुजम पुरस्कार मिला है। फिर लीना नायर, ये अभी अभी फ्रांस की कंपनी शनैल की सीईओ बनी है, लीना नायर। उसके अलावा गीता गोपीनाथ हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी। अभी वहां पे मुख्य अर्थशास्त्री हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। फिर उसके बाद अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वुमेन ऑफ द ईयर। वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, क्योंकि गरीब लड़कियों को ये फ्री में एथलेटिक्स सिखाती हैं। फिर गुरजीत कौर मत भूलिए,
गुरजीत कौर जो हैं, इन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साल की बेस्ट खिलाड़ी दुनिया की रही गुरजीत कौर। और अंजू बॉबी जॉर्ज मैंने आपको बता दिया, हरनाथ संधू बता दिया, गीता गोपीनाथ बता दिया। मैं एक अलग वीडियो ही बना दूंगा वुमेन इन न्यूज़, उसको आप देख लेना। कौन से अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक ने इस्तीफा दे दिया? अब्दुल्ला हमदौक जो हैं, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये थे सूडान के। सूडान की राजधानी है खार्तुम, इथोपिया की एडिस अबाबा, एरिट्रिया की है अस्मारा और रवांडा की है किगाली। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव के साथ कौन सा भारत का राज्य नंबर 1 पे रहा? देखो, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं ये ODF क्या होता है और ODF प्लस क्या होता है और ODF प्लस प्लस क्या होता है, ये कभी समझ में नहीं आया। अभी बता देता हूं। देखो, ODF तो पूरा भारत हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना था, उन्होंने कहा मेरा सपना है कि जो गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, तो उन्होंने एक टाइम रखा था 2 अक्टूबर का, आई थिंक 2019 का था, 2 अक्टूबर 2019, कि जब पूरा भारत खुले में शौच मुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है, खुले में शौच मुक्त हो जाना चाहिए, ये उनका सपना था। उन्होंने कहा था कि गांधी जी की जो है 150th बर्थ एनिवर्सरी होगी और गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर 2019 को थी। तो इस अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत को डिक्लेयर कर दिया खुले में शौच मुक्त। अब ODF का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, डिफिकेशन मतलब होता है जो, अब ये आप समझते हैं लघु शंका और दीर्घ शंका। लघु शंका मतलब टॉयलेट जाना और दीर्घ शंका मतलब जो है पॉटी करना। तो खुले में शौच जो होता है, अगर आप किसी भी शहर में एक भी व्यक्ति पूरे 24 घंटे में नहीं देख पाएंगे जो खुले में शौच कर रहा है, तो मतलब वो ODF उसे स्टेटस मिल जाता है। समझ में आया ODF का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं बोलता हूं कि चंडीगढ़ है, वो ODF उसको स्टेटस मिल गया, इसका मतलब चंडीगढ़ में एक भी व्यक्ति पूरे दिन में खुले में जो है शौच करता हुआ, दीर्घ शंका निवारण करता हुआ नहीं पाया जाएगा। तो ये तो होता है ODF। लेकिन ODF तो पूरा भारत हो चुका है, तो अब अगला जो गेम चल रहा है वो है ODF प्लस। अब ODF प्लस का मतलब होता है, ये तो होगा ही, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दी, यूरिनेट, यानी ना सिर्फ जो है वो पॉटी करता हुआ बल्कि वो पेशाब करता हुआ भी नहीं मिलना चाहिए, पहली बात। और जितने भी पब्लिक टॉयलेट हैं, यानी कि सार्वजनिक टॉयलेट, जिन्हें पब्लिक टॉयलेट या कम्युनिटी या सामुदायिक टॉयलेट बोलते हैं, वो सारे एकदम क्लीन होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए, काम करते हुए होने चाहिए। कोई भी टॉयलेट बंद नहीं होना चाहिए, सारे टॉयलेट अच्छे से वेल मेंटेन्ड हो, स्वच्छ हो, तब उसको बोलते हैं ODF प्लस। यानी ODF प्लस में हमने क्या किया, ODF का अगला पार्ट और जोड़ दिया। ODF सिर्फ शौच तक सीमित है। ठीक है, शौच मतलब मैं इस शौच की बात कर रहा हूं। तो ODF तो है शौच तक, दीर्घ शंका निवारण तक सीमित है, लेकिन ODF प्लस में ना केवल दीर्घ शंका बल्कि लघु शंका निवारण भी कोई ना करता हुआ मिले, दिन के समय, रात के समय, कभी भी। और उतना ही नहीं, सारे टॉयलेट एकदम अच्छे, स्वच्छ और वेल मेंटेन होने चाहिए, उसे बोलते हैं ODF प्लस। और ODF प्लस अभी नहीं हुआ है भारत, अभी तो बहुत लंबी दूरी तय करनी है। और एक लेवल और ऊपर चले जाइए, वो है ODF प्लस प्लस। अब ODF प्लस में जो मैंने अभी तक बताया वो तो है ही, लेकिन साथ में जितने भी सीवर हैं, सीवर होते हैं गटर जिन्हें कई बार बोलते हैं, जहां पे जो भी मतलब जो भी चीजें हैं वो जाती हैं, तो वहां पे वो सारे एकदम खुले नहीं होने चाहिए। कई बार इन्हें मेन होल भी बोलते हैं। तो मेन होल सारे एकदम बंद होने चाहिए, ओपन ड्रेन नहीं होने चाहिए, नालियां एकदम कवर्ड होनी चाहिए, सारा का सारा जो मल या ये जो होता है, ये अच्छे से इसका प्रबंधन होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे ODF प्लस प्लस। तो प्लस प्लस तो अभी भूल जाइए, अभी तो हम ODF प्लस की कोशिश कर रहे हैं। और ODF प्लस सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? आंसर है तेलंगाना। आप हैरान होंगे जान के तेलंगाना कितनी आगे है दूसरे राज्यों से इस मामले में। तेलंगाना में टोटल 14,200 गांव हैं, 14,200 विलेजेस हैं। ठीक है, इनमें से 13,737 यानी 96.6% गांव ODF प्लस हो चुके हैं। समझ में आया? और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। सो तमिलनाडु जो है ये 4,432 गांव, और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक 1,511 गांव। लेकिन तमिलनाडु में बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर जो गांव हैं वो अभी ODF प्लस हुए हैं। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो तमिलनाडु में सिर्फ 35% और कर्नाटका में सिर्फ 5%, 5.59%। यानी तेलंगाना बहुत आगे है इस मामले में।
तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, लेकिन सिर्फ 35% गांव ODF प्लस हुए हैं, 4432। ठीक है, तो तेलंगाना आंसर है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का एक गांव भी है जिसका नाम है पोचमपल्ली, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि बहुत अच्छे ये पर्यटन गांव में से एक है। यूनाइटेड नेशंस विश्व पर्यटन संगठन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन की राजधानी, उन्होंने कहा है पोचमपल्ली गांव जबरदस्त है पर्यटन के मामले में। ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है तेलंगाना के। अभी कोविड का एक नया वेरिएंट मिल गया है IHU। ओमिक्रॉन से मत डरिए, अब तो बहुत कुछ आ गया है, अब तो डरने के लिए। तो एक नया वेरिएंट आज ही खोजा गया है IHU। कहां से खोजा गया है? ये फ्रांस से खोजा गया है, और फ्रांस की जिस जगह से खोजा गया है उसका नाम है फोरसाल क्वायर। ठीक है, और इसको IHU नाम दिया गया है, और इसका नंबर है B1642। तो ये भी आपको याद रखना है, B16402। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अभी अभी कौन से राज्य में 42,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे पंजाब, तो आंसर है पंजाब। तो पंजाब में अब उन्होंने टोटल खर्चा करने का निर्णय लिया है 42,500 करोड़। तो कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं, मैंने यहां पे लिख दिए हैं, लेकिन आपको सारे नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ याद रखने हैं दो, एक सबसे पहले वाला और एक सबसे आखिर वाला। देखो, कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। ठीक है, और दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेसवे बनेगा जो अमृतसर होते हुए जाएगा। कटरा वही जगह है जम्मू में, रईसी डिस्ट्रिक्ट में आता है कटरा। रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी धाम है यहाँ पे, जहां पे भगदड़ मची थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेसवे बनेगा जिसमें खर्चा होगा 39,500 करोड़। ठीक है, 669 किलोमीटर लंबा ये होगा। और बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी में फिर कोई रोड है वो 4 लेन हो जाएगा, या जो वो सब छोटे मोटे हैं। फिरोजपुर में PGI चंडीगढ़ के साथ कोलैबोरेशन में एक सैटेलाइट सेंटर बनेगा, यानी टेली कम्युनिकेशन, जो टेली मेडिसिन बोलते हैं उसके लिए, तो ये बनेगा 490 करोड़ में। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, और कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। टोटल खर्चा पंजाब में होगा 42,500 करोड़। और पंजाब में अभी अभी जो कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा है उसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर करा चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी गए महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा जो है अगरतला में, वहां पे नया बिल्डिंग बन रहा है, टर्मिनल भवन, नया टर्मिनल। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा T3 T2 T1 कई सारे टर्मिनल हैं, तो अगरतला एयरपोर्ट पे भी नया टर्मिनल बना है। तो यही पूछा है कहां पे बना है, तो आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और अगरतला का एयरपोर्ट को बोलते हैं महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। त्रिपुरा ने मदर ऑन कैंपस योजना भी शुरू करी है अभी अभी, ये भी आपको पता होगा। और त्रिपुरा में जो है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है सबरूम में। वैसे आपको यह बता दूं मैं कि 2 योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने और शुरू करी हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट मिशन 100, ये सब अच्छे से याद कर लो, प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल। प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल, ये क्या है? देखो, त्रिपुरा के 100 स्कूल ऐसे हैं जिनको विद्या ज्योति स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और विद्या ज्योति स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल होंगे। इनमें सारी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी, बहुत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। इससे लगभग 1.2 लाख बच्चों को फायदा होगा। तो त्रिपुरा के 100 स्कूलों को विद्या ज्योति स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इनमें बच्चे नर्सरी से 12वीं क्लास तक पढ़ेंगे, और 500 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें सरकार करेगी अगले 3 साल में। दूसरी योजना जो प्रधानमंत्री मोदी ने करी है लॉन्च, वो है मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, और इसमें बेसिकली नाम से पता चल रहा है, ग्राम मतलब गांव, समृद्धि मतलब विकास। गांव का विकास होगा, हर गांव में टॉयलेट बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली दी जाएगी, बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, और ये सब चीजें होंगी, यानी विलेज लेवल पे डेवलपमेंट होगा। तो उसका नाम है मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। तो ये 2 योजनाएं अभी अभी शुरू की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा त्रिपुरा में। कौन से राज्य की सरकार भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र बनाएगी? तो ये पटियाला में बनेगा, तो ये बनेगा पंजाब में। भगवद गीता और रामायण रिसर्च सेंटर ये पटियाला में बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी किस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एकीकृत लोगो और पोर्टल लॉन्च करा? एक नया लोगो बना है दूध उत्पाद के लिए। भारत में जो दूध उत्पाद है, हमारे डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, और ये जो लोगो बना है ना, ये लोगो हमारे BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर बनाया है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मीनेश शाह। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने संन्यास ले लिया, कहां के खिलाड़ी थे? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे मोहम्मद हफीज। DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया कब? तो DRDO बना कब था? 1 तारीख को बना था, साल के पहले दिन 1 जनवरी को इनका स्थापना दिवस होता है।
1 जनवरी 1958 को बना था डीआरडीओ। जब बना था तब सिर्फ 10 लेबोरेटरी थी, अब तो बहुत ज़्यादा है तो, लेकिन जब बना था तब सिर्फ 10 लेबोरेटरी थी डीआरडीओ की। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। दिसंबर के दौरान 4080 करोड़ रुपए का जीएसटी भरा कौन से राज्य ने, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है? तो ये भरा ओडिशा ने। और इतना जीएसटी कैसे भर दिया ओडिशा जैसे राज्य ने, जहां पे उतना मुंबई महाराष्ट्र वगैरह के कंपैरिजन में तो नहीं है उतना इंडस्ट्रियलाइज्ड? वो इसलिए क्योंकि ओडिशा में आयरन ओर की जो खदानें हैं, यानी लौह अयस्क की खदानें, उनकी नीलामी हुई थी, उससे जो राजस्व आया था, रेवेन्यू आया था, उसका जीएसटी भरा गया था। तो आयरन और ऑक्शन हुआ था, नीलामी हुई थी, इस कारण ओडिशा ने जीएसटी भरा 4080 करोड़ का जीएसटी, जो कि अभी तक जब से जीएसटी आया है ना, जीएसटी जब से आया, आई थिंक 1 जुलाई 2017 से आया था, ये डेट भी याद रख लो, 1 जुलाई 2017 से आया था जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। इसे सीबीआईसी चलाता है, जिसके चेयरमैन है विवेक जौहरी। तब से लेके अब तक ये दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी किसी भी राज्य ने भरा है। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहां स्टार्ट हुई है? भारत की पहली जल टैक्सी सेवा महाराष्ट्र में शुरू हुई है, कई जगह पे हुई है। जैसे आप आईसीटी से एलिफेंटा आइलैंड जा सकते हैं, या फिर आप जो है बेलापुर और नेरुल जा सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पोर्ट वगैरह हैं, उन्हीं के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो मुंबई पोर्ट है या नावा शेवा है, तो मुंबई पोर्ट पे एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ेगी ये जल टैक्सी सेवा। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल बनाया है, जो सड़क और रेल ट्रैक दोनों पर चल सकता है? तो ये बनाया है जापान ने। ये बस टाइप है, ये रेल की पटरियों पे भी चल जाएगी नीचे, तो तब स्पीड आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सड़क पे दौड़ाओगे अगर इसे, तो इसकी स्पीड आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल, जो रेल की पटरियों पे भी चल सकता है और रोड पे भी चल सकता है। तो ये था हमारा 5 जनवरी का वीडियो। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि आपको वो ओडीएफ वगैरह समझाना मुझे लगा जरूरी है। कभी भी अगर मुझे लगता है, देखिए वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि वीडियो 20 मिनट से कम का होना चाहिए, और मुझे लगता है कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, वही एक असली वो होता है एकेडमिक रिगर जिसे बोलते हैं, कि एक 20 मिनट का वीडियो देखने में आपको 3 घंटे लग जाएं, उतनी नॉलेज उसमें होनी चाहिए। तो मैं हमेशा वीडियो 20 मिनट से कम रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कई बार 1-2 बार महीने में हो जाता है कि जब 20 मिनट से ज़्यादा का होता है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मुझे खेद है। मिलते हैं बहुत जल्दी 6 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।